Hello everyone, welcome back to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो चैप्टर 12 है ऑफ द इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत. ठीक है, शुरुआत करते हैं एक सवाल से. ठीक है, मान लीजिए कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर है. ठीक है, तो क्या पार्लियामेंट चाहे तो इंडिया को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप बना सकती है क्या, या इलेक्शन ही ख़त्म कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस रिमूव कर सकती है? आंसर है नहीं. और इसी नहीं के पीछे जो प्रिंसिपल है उसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन माना जाता है. आज हम समझेंगे कि ये डॉक्ट्रिन कैसे डेवलप हुआ और किस लैंडमार्क केस ने इसे जन्म दिया. तो सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर उन फंडामेंटल फीचर और प्रिंसिपल को कहते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी बनाते हैं. अगर इन फीचर्स को हटा दिया जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी ही लूज़ कर देगा. और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती. ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड लिखे हुए नहीं है कहीं भी. ये डॉक्ट्रिन जो है सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के थ्रू डेवलप किया है ना. इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन, इसकी बात करें तो ये डॉक्ट्रिन एक ही दिन में डेवलप नहीं हुआ. कई इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है. आज हम इसे समझेंगे. इस जर्नी जो है, इस जुडिशियल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं शंकरी प्रसाद केस 1951. शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 इशू था कि क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है. कोर्ट ने होल्ड किया कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने की पावर देता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स. यानी पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर को कोर्ट ने अपहोल्ड किया. दूसरा है सज्जन सिंह केस 1965. ये आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964. यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने स्टैंड मेंटेन किए. कोर्ट ने फिर से कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, यानी शंकरी प्रसाद जजमेंट रीअफर्म हुआ. फिर आता है गोलकनाथ केस 1967, 11th अमेंडमेंट एक्ट 1961. सो आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967. इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्रीवियस व्यू चेंज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती. कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 368 सिर्फ अमेंडमेंट का प्रोसीजर बताता है, पावर नहीं देता. ये जजमेंट पार्लियामेंट के अमेंडमेंट पावर पर पहली मेजर लिमिटेशन थी. फिर आता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971. ये जो गवर्नमेंट ने गोलकनाथ जजमेंट के बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया. इस अमेंडमेंट ने क्लियर कर दिया कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की पावर है. साथ ही आर्टिकल 13(4) जो है इंसर्ट किया गया, जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर अप्लाई नहीं होगा. ये अमेंडमेंट पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को रिस्टोर करने के लिए लाया गया था. ठीक है, उसके बाद बात करते हैं केशवानंद भारती केस 1974. अब आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ईयर था 1973. 13 जज बेंच बैठा है. ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था. और क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अनलिमिटेड तरीके से अमेंड कर सकती है. तो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है. फंडामेंटल राइट भी अमेंड किए जा सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या ऑल्टर नहीं कर सकती. और यहीं से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जन्म हुआ. और इसी जजमेंट ने पार्लियामेंट की पावर और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश किया. तो एक इजी रिवीजन टेबल यही है
कि शंकरी प्रसाद केस 1951 पार्लियामेंट की पावर अपहोल्ड किया। सज्जन सिंह केस 1965 सेम चीज़ को वापस से रिपीट किया अपहोल्ड करने का। फिर आया गोलकनाथ केस 1967, यहाँ ना पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट, ये बात हुई। 24th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया पार्लियामेंट के थ्रू कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर रिस्टोर करने की बात हुई। एंड देन केशवानंद भारती केस आया 1973 जो कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। सो ये ना एक अंडरस्टैंडिंग है जो समझना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले ना पहले रिवीजन ही कर लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले ना एक लाइन याद रखिए कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर देता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उस पावर पर ना कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन लगाता है। यानी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर तो सकता है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रिंसिपल को कैसे स्ट्रेंथन किया। तो सबसे पहले इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। तो इमरजेंसी के दौरान ना 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 पास हुआ। इस अमेंडमेंट ने प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से प्रैक्टिकली ना बाहर करने की कोशिश की। सिंपल एग्जांपल से समझिए कि सोचिए किसी क्रिकेट मैच में अंपायर ही हटा दिया जाए और कहा जाए कि अब किसी डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो क्या मैच जो है वो फेयर होगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इलेक्शन को कोर्ट रिव्यू ही ना कर सके तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ दोनों खतरे में आ जाएगा। तो कोर्ट ने होल्ड किया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का इसेंशियल फीचर है, इसीलिए ना अमेंडमेंट का वो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। सो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए यही है कि ये पहले केस था जहाँ पे ना सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 जिसको हम 1976 जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो ये ना इमरजेंसी के दौरान पास हुआ। इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए कि प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया, ठीक है। आर्टिकल 31C का स्कोप बढ़ाया गया ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट्स पर वाइडर प्रायोरिटी मिल सके। आर्टिकल 368 में प्रोविज़न ऐड किए गए जिससे ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जुडिशियल रिव्यू से बचाने की कोशिश हुई, लेकिन ध्यान रहे कि हर प्रोविज़न अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था। प्रियम्बल में वर्ड्स ऐड करना वैलिड था। प्रॉब्लम ना उन प्रोविज़न से थी जो पार्लियामेंट की पावर को प्रैक्टिकली ना अनलिमिटेड बना रहे थे और जुडिशियल रिव्यू को रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे। इसी वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन कंट्रोवर्शियल प्रोविज़न को एग्जामिन किया। अब बात करते हैं मिनर्वा मिल्स केस 1980। सो मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट अपनी अमेंडमेंट पावर को अनलिमिटेड बना सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया आर्टिकल 31C का वाइडन पोर्शन जो है ना DPSP को फंडामेंटल राइट्स पर एब्सोल्यूट प्रायोरिटी दे रहा था। आर्टिकल 368 के वो प्रोविज़न जो जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे। और कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिए। पहला कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज़ अ बेसिक फीचर, यानी पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर अनलिमिटेड नहीं हो सकती। दूसरा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बीच हार्मनी और बैलेंस होना ज़रूरी है। सो ना फंडामेंटल राइट सुपीरियर है और ना ही DPSP, दोनों मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वुमेन राव केस 1981। सो वुमेन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। इशू था कि क्या 9th शेड्यूल में रखे गए लॉज भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के अंदर आ सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती जजमेंट के डेट के बाद ना 9th शेड्यूल में जो भी लॉज या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐड होंगे उन्हें बेसिक स्ट्रक्चर के टेस्ट पर एग्जामिन किया जा सकता है, लेकिन इस डेट से पहले के 9th शेड्यूल लॉज को जनरली ना डिस्टर्ब नहीं किया गया। और इसीलिए इस जजमेंट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को एक पर्सपेक्टिव कह सकते हो ऑपरेशन दिया। इजी ट्रिक कि 24 अप्रैल 1973 कट ऑफ डेट था कि इसके बाद जो भी आएगा सबका चेक होगा।
ठीक है। सो इस डेट को एग्ज़ाम में याद रखना। अब बात कर लेते हैं पार्लियामेंट वर्सेस बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा। सो फाइनल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की, फंडामेंटल राइट्स अमेंड करने की और नई प्रोविज़न को इंसर्ट करने की। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करे, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये बेसिक स्ट्रक्चर के किसी एसेंशियल फीचर को ख़त्म करे, तो सुप्रीम कोर्ट उस अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। यही ना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एसेंस है। ठीक है, अब हम ना सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा पढ़ते हैं, इसको जानते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इंडिया में सबसे बड़ा कोई व्यक्ति पार्लियामेंट या गवर्नमेंट नहीं है, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंपल एग्जांपल, अगर पार्लियामेंट कल एक लॉ पास कर दे कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो वैलिड होगा? बिल्कुल नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी और ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। दूसरा आता है रूल ऑफ लॉ, दिस वन। इसका सिंपल मतलब है कि लॉ सबके लिए इक्वल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या फिर आम इंसान, सब कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंदर हैं। अब सवाल आता है कि अगर गवर्नमेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट करे तो यही आता है कि जुडिशियल रिव्यू। जुडिशरी के पास ना पावर है कि वो किसी लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन को कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होने पर ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सके, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी कहा जाता है। सो याद रखिए कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का कोर फीचर है। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म की अगर हम बात करें, सो जुडिशियल रिव्यू भी देख लें, तो अब हम फेडरलिज्म देख लेते हैं। तो फेडरलिज्म, इंडिया में ना पावर यूनियन और स्टेट के बीच में डिवाइडेड की गई है, जैसे कि पुलिस और पुलिस ऑर्डर मेनली स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, जबकि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स यूनियन लिस्ट में आते हैं। यही फेडरल बैलेंस कॉन्स्टिट्यूशन को एक इम्पॉर्टेंट फीचर कह सकते हो इसका है। इसके साथ ही इंडिया फॉलो करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि अगर गवर्नमेंट लोकसभा का कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे तो उसे ना रिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है। फिर बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। तो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है और जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रेट करती है। तीनों का काम अलग अलग है और इसी से चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहता है। लेकिन अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट ही ना हो तो क्या वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट फेयर जजमेंट हो पाएगा? शायद नहीं। और इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट फीचर है। जज को पॉलिटिकल प्रेशर से फ्री रहना चाहिए, तभी ना सिटीजन्स के राइट प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट होंगे। सेक्युलरिज्म, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। स्टेट सभी रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करती है। इसका मतलब कि रिलीजन को इग्नोर करना नहीं, बल्कि ना सभी रिलीजन के प्रति इक्वल रिस्पेक्ट रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है कि हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल एंड डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट्स ना इंडिविजुअल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, डीपीएसपी जो है सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। अगर सिर्फ राइट होंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, और अगर सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल होंगे तो इंडिविजुअल फ्रीडम अफेक्ट हो सकता है। इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन करता है, और इसी प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने मिनर्वा मिल केस में 1980 में रीइंफोर्स किया है। अब अगर हम बात कर लें कि पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, इन दोनों को ना साथ में ही ले लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर ना फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने की पावर है। आर्टिकल 136 और 141 या 142 भी सुप्रीम कोर्ट को इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देते हैं। इसी तरह से ना हाई कोर्ट के पास ना आर्टिकल 226 के अंदर रिट जुरिस्डिक्शन है और आर्टिकल 227 के अंदर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। ये पावर ना इंश्योर करती है कि सिटीजन्स को अफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, ये है। कुछ अदर एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट में और भी कई फीचर्स को ना बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट माने हैं, जैसे डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन और गवर्नमेंट, है ना,
फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, वेलफेयर स्टेट, लिमिटेड अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। तो याद रखिए कि ये लिस्ट ना फिक्स नहीं है, कोर्ट फ्यूचर में नए एलिमेंट्स भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। इसके साथ ना हम थोड़ी बात करते हैं केशवानंद भारती केस के बारे में थोड़ा। ये सारे केसेस को ना एक बार देखते हैं। तो बात करते हैं केशवानंद भारती केस। क्वेश्चन था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट अमेंड कर सकता है, वही बस हम रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा समझ लो आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने हिस्टोरिक 7-6 मेजॉरिटी से कहा कि पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल एग्जांपल, अगर किसी घर का रेनोवेशन करना हो तो पेंट चेंज कर सकते हो, रूम मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन पूरी फाउंडेशन तोड़ के नहीं बना सकते, तो है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट अलाउड है, लेकिन ना फाउंडेशन नहीं बदली जा सकती। फिर आता है इंदिरा नेहरू गांधी केस। इसमें ना 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से प्रैक्टिकली बाहर करने की कोशिश हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर इलेक्शंस को कोर्ट रिव्यूज ही ना कर सके तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ दोनों इफेक्ट होंगे। इसीलिए अमेंडमेंट का रेलेवेंट पार्ट जो इररेलेवेंट पार्ट है उसको ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, मिनर्वा मिल केस, 5 जज बेंच। तो इशू था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो पार्लियामेंट ने अपनी पावर को बहुत वाइड बना दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर लिमिटेड है और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी के बीच हार्मनी एंड बैलेंस होना चाहिए। ना सिर्फ राइट इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं। ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एसआर बोमाइन केस 1994। इशू था कि आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, सेक्युलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रेसिडेंट रूल लगाने का डिसीजन भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। सिंपल एग्जांपल लो, जैसे सेंटर बिना वैलिड रीज़न के ना किसी भी स्टेट को डिसमिस नहीं कर सकता, कोर्ट उस डिसीजन को एग्जामिन कर सकता है। ये जजमेंट सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। IR कोल्हो केस की बात कर ले तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट किसी लॉ को 9th शेड्यूल में डालकर उसे कम्प्लीटली कोर्ट के रिव्यू से बचा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने IR कोल्हो केस जो है 2007 में जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने होल्ड किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज भी बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के अंदर आएंगे। अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करते हैं तो कोर्ट उन्हें स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये जजमेंट 9th शेड्यूल के अनलिमिटेड प्रोटेक्शन को लिमिट करता है। ठीक है, क्योहोतो होलान केस 1992। ये केस ना एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने एंटी डिफेक्शन लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल माना, साथ ही एम्फेसिस किया कि डेमोक्रेसी और इलेक्शन प्रोसेस की प्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस जजमेंट ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ना स्ट्रेंथन किया। एल चंद्र कुमार केस की बात करें जो 1997 में था। इशू था कि क्या ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर को रिप्लेस कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू पावर जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसीलिए इसे रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर आता है गवर्नर ऑफ NCT ऑफ दिल्ली केस। गवर्नमेंट ऑफ NCT यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। ये केस ना दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर से रिलेटेड था। सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया फेडरलिज्म, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की इसेंशियल फीचर है, मतलब कि डेमोक्रेटिकली ना इलेक्टेड गवर्नमेंट को मीनिंगफुल पावर मिलनी चाहिए। ठीक है, अब एक जो है टाइमलाइन लैंडमार्क सारे केसेस का हम देख लेते हैं, रिवीजन वापस से। ऐसा समझ लो कि हम ये 3rd टाइम कर रहे हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया जो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट समेत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, 1965 में सज्जन सिंह केस जो कोर्ट ने फिर से पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को अपहोल्ड किया। ठीक है, फिर आता है गोलकनाथ केस
यहाँ कोर्ट ने अपना ना स्टैंड बदला, कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकती। इसी जजमेंट के बाद ना पार्लियामेंट ने अपनी अमेंडमेंट पावर रिस्टोर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। ठीक है, 1971 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इस अमेंडमेंट ने ना आर्टिकल 368 को स्ट्रेंथन किया और पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को ना एक्सप्रेसली क्लैरिफाई किया। 1973 केशवानंद भारती केस, ये सबसे हिस्टोरिक जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्टैब्लिश हुआ। 1975 इंदिरा नेहरू केस, कोर्ट ने होल्ड किया कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट, इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट पावर को काफ़ी एक्सपैंड करने की कोशिश की। बाद में इसके कुछ ना प्रोविजंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए गए। 1980 में मिनर्वा मिल केस आया। कोर्ट ने कहा कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर बेसिक स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच हार्मनी भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। 1981 वमन राव केस, कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में डाले गए लॉज बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट के अंदर आएंगे। 1994 में आया एसआर बोमाई केस। ठीक है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर रिअफर्म किया। ठीक है, 2007 में IR कोल्हो केस। ठीक है, इसने कहा कि पोस्ट 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल लॉ भी जो है, मतलब शेड्यूल लॉज भी जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। एंड 2018 में हमने देखा कि वो था गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कोर्ट ने फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को दोबारा रीइंफोर्स किया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) एंड आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया। ये फर्स्ट अमेंडमेंट है। 17th अमेंडमेंट 1964 और लैंड रिफॉर्म लॉज 9th शेड्यूल में ऐड किए गए, है ना। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 368 को अमेंड करके पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर को एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, आर्टिकल 31C इंसर्ट हुआ, जिसका स्कोप बाद में मिनर्वा मिल केस में लिमिट किया गया था। ठीक है, 39th अमेंडमेंट की बात कर लें 1975, तो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और स्पीकर के इलेक्शन को जुडिशियल रिव्यू से बाहर करने की कोशिश हुई थी। ये प्रोविज़न ना इंदिरा गांधी केस 1975 में इनवैलिड डिक्लेयर हुआ। 42nd अमेंडमेंट 1976, प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी वर्ड को ऐड किया, और आर्टिकल 368 और आर्टिकल 31C में कंट्रोवर्शियल चेंजेस किए गए। इनमें से कुछ प्रोविज़न बाद में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ। 44th अमेंडमेंट 1978, इमरजेंसी के बाद जुडिशियल रिव्यू और डेमोक्रेटिक सेफगार्ड को रिस्टोर किया गया। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल, ये सारे ऐड हुए। ठीक है, और 73rd और 74th में, ये तो हम सबको पता है कि पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था, जो आर्टिकल 21A को ऐड किया, जो क्या है, राइट टू एजुकेशन। 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 में आया, जो जीएसटी काउंसिल के लिए आर्टिकल 279A को इंट्रोड्यूस किया। एंड देन आता है हमारा 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। एंड देन 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023, वुमेन रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 330A और 332A इंसर्ट किए गए। इम्प्लीमेंटेशन, डीलिमिटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन के बाद होगा। ठीक है, ये कहा गया। सो इसमें ना कुछ एक बार कर लेते हैं रिवाइज थोड़ा, कि बेसिक ये क्वेश्चंस को, कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में इस्टेब्लिश हुई, तो केशवानंद भारती केस 1973। जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर किस केस ने माना, इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। फिर है कि हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी किस केस ने इस्टेब्लिश किया, मिनर्वा मिल केस 1980। फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म को किस केस ने रीइंफोर्स किया,
SR बोमाई केस 1994। फिर आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किस केस ने दिया, तो वमन राव केस 1981। फिर क्वेश्चन है कि 9th शेड्यूल के जो हैं पोस्ट 24 अप्रैल 1973 लॉ पर जुडिशियल रिव्यू किस केस ने अलाउ किया, IR कोल्हो केस 2007। देन है कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है, तो जवाब है जी हाँ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ओके, सो फाइनल रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है ना। रूल ऑफ लॉ मतलब सब लॉ के सामने इक्वल हैं। जुडिशियल रिव्यू यानी कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को स्ट्राइक डाउन कर सकती है। फेडरलिज्म यानी यूनियन और स्टेट के बीच पावर शेयरिंग है ना। सेक्युलरिज्म यानी स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली रिस्पेक्ट देती है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स में काम करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी एग्जीक्यूटिव लोकसभा के प्रति ना कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल जस्टिस दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, है ना। एंड देन आता है इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस मतलब न्याय ना सिर्फ अवेलेबल ही नहीं, एक्सेसिबल भी होना चाहिए। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन के रूप में जुडिशियल प्रोटेक्शन इंश्योर करता है। इफ़ यू कंक्लूड, तो आज के लेक्चर का फाइनल टेक अवे क्या था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का ऑब्जेक्टिव पार्लियामेंट की पावर को रोकना नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की आइडेंटिटी और कोर वैल्यू को प्रोटेक्ट करना है। एक गोल्डन लाइन याद रखिए कि द कॉन्स्टिट्यूशन कैन इवॉल्व विथ चेंजिंग टाइम्स थ्रू अमेंडमेंट्स बट इट्स आइडेंटिटी, कोर वैल्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर रिमेन्स बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। और इसी प्रिंसिपल की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट भी है और साथ ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी भी प्रिजर्व करता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।